मैं किसी से भी नहीं डरती और प्रतीक से तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे उसका कोई भय नहीं है। मैं उसके सामने खड़ी होकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत रखती हूँ। मैं मानती हूँ कि वो बेहद सख्त इंसान है, मगर वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उस वक्त वो शीशे के सामने खड़ी अपने आप को हिम्मत दे रही थी। मैं श्रेया अपनी मर्जी की मालिक हूँ। मैं वही करूँगी जो मेरे दिल में आएगा और जिसके लिए मुझे किसी के सामने जवाब भी नहीं देना होगा। उसने फिर खुद को तसल्ली दी। पूनम जो बिस्तर पर लेटी उसकी ये बेकार की बातें काफी देर से सुन रही थी, आखिर चुप ना रह सकी। ये सारी बातें एक बार प्रतीक के सामने जाकर कहना, फिर मैं मानूंगी। यूं हवा में बातें तो हर कोई कर सकता है। तुम मुझे चुनौती मत दो, श्रेया ने कांपते हुए कहा। लो जी, तुम्हारी आवाज तो अभी से कांपने लगी है। मैंने तो बस उसका नाम लिया, न जाने उनके सामने तुम्हारा क्या हाल होगा। पूनम ने आगे कहा, वैसे मैं तुम्हें कजिन और अच्छी दोस्त होने के नाते एक सलाह देती हूँ। ये अकेले हाइकिंग पर जाने का ख्याल छोड़ दो, वरना जो हाल तुम्हारा प्रतीक करेगा तुम बहुत पछताओगी। देखो, तुम मुझे डराओ मत। कल ही तो तुम कह रही थी कि हमें अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक जीनी चाहिए। हाँ, मैं अब भी इस बात से इनकार नहीं कर रही हूँ, लेकिन कई बार लड़कियों को थोड़ा समझौता करना पड़ता है। इसकी वजह ये नहीं कि वो लड़कियां हैं, बल्कि इसलिए कि उनकी इज्जत बहुत नाजुक होती है। पूनम बोली, तुम शादी के बाद प्रतीक के साथ हाइकिंग पर चली जाना। तुम पागल हो गई हो क्या? मेरा तो मन है कि शादी भी 3-4 साल टाल दूं। हाँ, जैसे वो तुम्हारे कहने पर ही बैठे हैं। मत भूलो कि 2 महीने के अंदर ही तुम्हारी विदाई हो जाएगी। श्रेया सोफे पर बैठकर अपने नाखून चबाने लगी। ये बेकार की हरकतें छोड़ दो, पूनम ने चिढ़कर कहा। क्या तुम इस मामले में मेरा साथ नहीं दे सकती? वो जल्दी से पूनम के पास गई, उसके हाथ पकड़कर बोली, बिल्कुल भी नहीं। इस मामले में मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। आखिर में तुम सब कुछ मुझ पर डाल देती हो और खुद खामोशी से हट जाती हो। मैंने एक और बात नोट की है, प्रतीक अक्सर तुम्हें छूट दे देता है और लगता है कि तुम उसी छूट का फायदा उठा रही हो। नहीं, इस बार तुम पर कोई इल्जाम नहीं आएगा। तुम मेरा भरोसा करो, मैं तुम्हें ज्यादा परेशान भी नहीं करूंगी। बस कल सुबह किसी तरह मुझे प्रतीक की नजरों से बचाकर हवेली से बाहर निकाल दो। पूनम ने कहा, कल तो तुम्हारा वर्किंग डे है और तुम्हें यूनिवर्सिटी जाना है। यही तो मैं कह रही हूँ। मैं यूनिवर्सिटी की बजाय हाइकिंग पर चली जाऊंगी और तुम प्रतीक को बता देना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं अपने कमरे में सो रही हूँ। तुम भी यूनिवर्सिटी मत जाना। मेरे लिए छोटी सी कुर्बानी दे दो। अच्छा, और मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा? पूनम ने अपनी लालची आदत के चलते पूछ ही लिया। श्रेया ने आंखें तरेरते हुए कहा, क्या तुमने कभी कोई काम बिना मतलब के किया है? बिल्कुल नहीं, और ये सब मैंने तुमसे ही सीखा है, मेरी प्यारी कजिन। पूनम ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे अरिजीत के कॉन्सर्ट का टिकट चाहिए, मगर वो तो खत्म हो चुके हैं। मुझे नहीं पता, कहीं से भी लेकर दो। इतना कहकर उसने अपने बाल झटकते हुए वॉशरूम में फ्रेश होने चली गई। जबकि श्रेया एक नई परेशानी में फंस गई थी। उसने मोबाइल उठाया और जल्दी से विदित को कॉल मिलाई। यार, तुमसे छोटा सा काम था, छोटे काम के 10,000 और बड़े काम के 20,000। दूसरी तरफ से उसकी मनहूस आवाज सुनाई दी तो वह दांत पीस कर रह गई। पता नहीं किन लालची लोगों में फंस गई हूँ। ओ मैडम, ज्यादा तेज बोलने की जरूरत नहीं है। एक तो मैं तुम्हें डिस्काउंट दे रहा हूँ और ऊपर से तुम मुझे ही सुनाने लगी हो। बताओ, काम करवाना है या नहीं? ठीक है, ठीक है, काम करवाना है। मेरी बात सुनो, मुझे अरिजीत के कॉन्सर्ट का एक टिकट चाहिए। क्या तुम वहां जाने वाली हो? अगर प्रतीक को पता चला तो वो तुम्हारी टांगे तोड़ देगा। ये मैं अपने लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए ले रही हूँ। मेरी एक दोस्त है, उसको जाना है। जहाँ तक मुझे लगता है तुम्हारी तो कोई दोस्त नहीं है। जितनी बेमतलब तुम्हारी पर्सनालिटी है, कोई भी लड़की तुम्हारे साथ ज्यादा दिन नहीं टिक सकती। वो तो हम कजिनों की मेहरबानी है जो तुम्हें झेल रहे हैं। अगर तुमने इसी तरह की फालतू बातें करनी है तो मैं कॉल काट रही हूँ और अपने 10,000 भी भूल जाना। ठीक है, ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन थोड़ी परेशानी उठानी पड़ेगी। किस तरह की परेशानी? अब मैं 10,000 नहीं बल्कि 12 लूंगा, क्योंकि टिकट शॉर्ट है और मुझे किसी और से लेना
देना पड़ेगा, उसके भी पैसे देने होंगे। वह दांत पीस कर रह गई। ठीक है, मैं तुम्हारे अकाउंट में 12,000 ट्रांसफर कर दूंगी, पहले पैसे दो फिर काम शुरू होगा। और हाँ, मुझे स्क्रीनशॉट जरूर भेजना क्योंकि मुझे भरोसे की दिक्कत है। यह कहकर वह कॉल काट चुका था। वह अपना सर दोनों हाथों में थाम कर बिस्तर पर बैठ गई। हकीकत में कॉन्सर्ट पर जाने के लिए उसे 20,000 का खर्चा करना पड़ रहा था। इसका मतलब था कि उससे बड़ी बेवकूफ़ इस दुनिया में कोई नहीं थी। लेकिन उसने अपने दादाजी से एक बार सुना था, शौक की कोई कीमत नहीं होती। रात के लगभग 11 बजे थे। सब कजिन लॉन में बैडमिंटन खेल रहे थे। तभी उसे अपने नाम की पुकार सुनाई दी। उसने नज़र उठाकर देखा तो सामने उसका दुश्मन ए जान खड़ा था। उसका गला सूख गया। मन कर रहा था कि यहाँ से कहीं गायब हो जाए। आज पूरे दिन उसने प्रतीक को नहीं देखा था तो उसे लग रहा था कि जिंदगी खुशियों से भरी है, मगर उसे देखते ही मन खराब हो गया। ऐसा नहीं था कि वह उससे नफरत करती थी, बल्कि उसकी खामोशी से घबरा जाती थी। प्रतीक अक्सर अपना कोई ना कोई काम उसके जिम्मे लगा देता था और फिर अपनी निगरानी में करवाता था। अगर वह मना करती तो डांट पड़ती। लो जी, आपका बुलावा आ गया, विदित ने उसके हाथ में टिकट देते हुए कहा। उसे इतने भरोसे की दिक्कत थी कि वह खुद ही नगद पैसे लेने आ गया था। मैंने तुम्हें बुक सेट करने के लिए कहा था। अब प्रतीक अपनी रौबदार आवाज में उससे सवाल कर रहा था। मेरी तबीयत खराब थी, उसने खांसते हुए कहा, इसीलिए पूरा दिन कमरे से बाहर नहीं निकली। यह कहकर उसने गर्दन झुका ली। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलो मेरी बुक सेट कर दो, मगर यहाँ तो इतने ज्यादा नौकर चाकर हैं, आप उन्हें क्यों नहीं कहते? क्या मैंने तुमसे राय मांगी है? प्रतीक अपनी जगह पर रुककर उसे घूरते हुए बोला, ना नहीं, मैं तो बस यूं ही कह रही थी। जब तक तुम्हें इजाजत ना दूं अपनी जुबान मत चलाया करो। खड़ूस इंसान, मुझे तुम्हारी आवाज आ रही है, मैं बहरा नहीं हूँ। मैंने भी इसीलिए कहा है कि आपको सुनाई दे। यह बात एकदम से श्रेया के मुंह से फिसल गई। फिर उसने घबराकर आंखें बंद कर ली और जुबान दांतों में दबा ली। पहली बार प्रतीक के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई थी, लेकिन वह तुरंत गायब हो गई। तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है, इसका इंतजाम करना पड़ेगा। माफ कीजिएगा, गलती हो गई, दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। उसने जल्दी से माफी मांग ली। उसे डर था कि कहीं उसकी माँ को खबर ना मिल जाए, और उसकी माँ ऐसी थी कि उम्र का भी लिहाज नहीं करती थी। जहाँ गलती होती वहीं जूता उठा लेती थी। वह अक्सर कहती, अम्मा अब कुछ तो लिहाज कर लें, मैं बड़ी हो गई हूँ। और माँ से जवाब मिलता, क्या फ़ायदा तुम्हारे 18 साल के होने का जब दिमाग अभी भी घुटनों में है। वह प्रतीक के साथ स्टडी रूम में दाखिल हुई तो उसके मुंह से निकला, वाह ये किताबें कितनी सुंदर लग रही हैं। मैं कहती हूँ इसे ऐसे ही रहने दीजिए। देखो मुझे ज़्यादा घुमाने की कोशिश मत करो, जल्दी उठो और किताबों को नंबर के मुताबिक सजाओ। कहकर वह सोफे पर बैठकर मोबाइल देखने लगा। कितना जालिम इंसान है, खुद आराम से मोबाइल चला रहा है और मुझे काम पर लगा रखा है। वह बड़बड़ाई, तुमने कहा था कि मुझे 500 दोगे, और ये 500 किस खुशी में? तुम्हारे रिजल्ट में तो सभी विषयों में फेल हो, सिर्फ जरूरी विषयों में बामुश्किल पास हुई हो। आप जानते थे तब मैं बीमार थी, और वो भी आपकी गलती से। मेरी गलती? उसने भौं उठाई। आपने पेड़ पर चढ़ने की नाकाम कोशिश की थी और गिरकर अपना बायां हाथ तोड़ लिया था, मगर लिखने के काबिल थी। फिर भी इस टूटे हाथ को इतना सिर पर चढ़ा लिया कि बीमार पड़ गई। वह उसे याद दिलाने लगा। श्रेया को समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाकर अपना चेहरा छुपाए। जो भी हो, मेरी हालत खराब थी, आज तो बिल्कुल ठीक है, तो जल्दी अपना काम पूरा करें। लेकिन आपने 500 देने को कहा था। तुमने जो पिछले हफ्ते मेरी मोटर बाइक खराब की थी उसके 500 वहीं खर्च हो गए। इत्मीनान से जवाब देकर उसने अपनी किताब खोली। मुझे दोबारा परेशान मत करना, जल्दी अपना काम खत्म करो। वह तिरछी नजर से उसकी तरफ देख रहा था जो लगातार बड़बड़ा रही थी। वह पक्के तौर पर कह सकता था कि वह मन ही मन उसे कोस रही है, मगर खुलकर कहने
की हिम्मत नहीं थी। अचानक उसे याद आया कि उसके दोस्त ने उसे एक किताब दी थी रिव्यू करने के लिए और फिर उसी पर एक लेख लिखना था जो उसके बिजनेस से जुड़ा था। अगर वह लेख प्रकाशित हो जाता तो उसकी कंपनी को अच्छा प्रमोशन मिल सकता था। वो यह सोचकर उठा और दराज खोल दिया, मगर अचानक ही पीछे हट गया। ऊंची आवाज में चिल्ला पड़ा। उसे काकरोच से डर नहीं लगता था, लेकिन उससे उसे घिन जरूर आती थी। और अभी उसकी दराज से न जाने कितने काकरोच बाहर निकल पड़े थे। श्रेया जो खामोशी से अपना काम करने में लगी थी, उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर पलटी तो देखा कि प्रतीक उसे खूंखार निगाहों से घूर रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वह उस लड़की को उठाकर ऐसी जगह फेंक दे जहां से उसकी वापसी नामुमकिन हो जाए। ये तुमने क्या किया है? वह उसकी आंखों में देखते हुए बोला। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मुझे तो कुछ भी पता नहीं, श्रेया ने घबराकर थूक निकलते हुए कहा, मगर उसकी नजर फर्श पर उन काकरोच पर पड़ी जिन्हें उसने बड़ी मुश्किल से इकट्ठा किया था और एक डिब्बे में बंद करके उसकी दराज में डाल गई थी। कुछ दिन पहले प्रतीक ने उसे बेवजह डांटा था तो उसने बदला लेने की ठान ली थी, मगर उसे हैरानी थी कि अब तक प्रतीक ने कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी। आज ही उसे समझ आया कि उसने दराज खोली है। अभी मैं तुम्हारे सामने ही कैमरे की फुटेज देखूंगा और अगर तुमने ये काकरोच दराज में डाले हुए हैं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें अंदाजा भी है कि इनसे कितनी बीमारियां फैलती हैं? वह उसे डांट रहा था। मेरा कोई कसूर नहीं है। उसकी आंखों में आंसू भर आए। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यह कहकर उसने उसका हाथ पकड़ा और स्टडी रूम के अंदर बने एक छोटे कमरे की ओर बढ़ा जहां कैमरों का पूरा सिस्टम था। हवेली में जितने भी कैमरे लगे थे उनका नियंत्रण इसी कमरे से होता था। उसने फुटेज निकाली। 2 दिन पहले श्रेया बड़े आराम से मुस्कुराते हुए कमरे में दाखिल हुई थी। उसके हाथ में कांच का एक बाउल था। प्रतीक ने आवाज भी तेज कर दी। जिंदगी में पहली बार श्रेया को पता चला कि कैमरे से आवाज भी सुनी जा सकती है। वो ऊंची आवाज में कह रही थी, आज तो प्रतीक साहब का हाल ऐसा होगा कि उनकी सड़ी हुई शक्ल पूरा खानदान देखेगा। वाह, कितना मजा आएगा। मैं तो सारा इल्जाम विदित पर डाल दूंगी। वैसे भी उसकी उनसे नहीं बनती। इसके बाद उसने वो काकरोच दराज में डाल दिए और फिर कमरे से निकलने से पहले कुछ किताबें फैला दी, चादर जमीन पर गिरा दी और वहां कचरा भी बिखेर दिया जो थोड़ी देर पहले ही नौकरानी साफ कर गई थी। आराम से कमरे का मुआयना करने के बाद वो निकलने लगी। तभी उसकी नजर टेबल पर पड़ी एक यूएसबी पर गई। कुछ सोचकर उसने यूएसबी उठाई और अपनी जेब में डाल ली। मेरी यूएसबी कहाँ है? प्रतीक ऊंची आवाज में चिल्लाया। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि श्रेया का दिल जोर से धड़क उठा। ये यूएसबी उसके लिए बहुत अहम थी और वह कई दिनों से उसे ढूंढ रहा था। उसकी आवाज सुनकर श्रेया सक पका गई। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह नजर उठाकर उसके चेहरे की तरफ देख सके। उसे तो अंदाजा भी नहीं था कि यूं उसका भेद खुल जाएगा। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, वो यूएसबी कहाँ है? कहाँ रखी है तुमने? मैं पागलों की तरह उसे पिछले 2 दिनों से ढूंढ रहा हूँ और तुम उसे अपने पास रखे बैठी हो। मैं उसे ढूंढूंगी। श्रेया ने धीमे स्वर में कहा, क्या मतलब तुम्हारा कि तुम उसे ढूंढोगी? क्या तुमने उसे गुम कर दिया? उसने उसका बाजू पकड़कर झटका तो वो हल्की सी पीछे हट गई। उसकी आंखों में पानी तैरने लगा था, मगर प्रतीक को अब उसके आंसुओं की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि अब उसकी शरारतें भी हद पार करती जा रही थी। वह जितना उसे समझाता वह उतना ही उसके सिर पर चढ़कर नाचने की कोशिश करती। अभी और इसी वक्त अपने कमरे में जाओ और वो यूएसबी ढूंढ कर लाओ, फिर उसके बाद तुम्हें तुम्हारी सजा दी जाएगी। उसने सख्त लहजे में कहा। श्रेया मन ही मन बड़बड़ाते हुए बोली, मुझे लगता है कि वो यूएसबी मैंने गुम कर दी है। अगर वो गुम हुई तो मैं तुम्हें भी इस दुनिया से गुम कर दूंगा। समझ रही हो ना मेरी बात? प्रतीक ने उसके कंधे पकड़कर झकझोड़ा। वो भागती हुई स्टडी रूम से बाहर निकली। विदित जो रसोई में बैठा टोस्ट का आनंद ले रहा था उसे देखकर मुस्कुराया और बोला, अरे मैडम, कैसी हैं आप? सुना है थोड़ी देर पहले आपकी अच्छी खासी खिंचाई हो रही थी। अब कौन सा कारनामा कर दिया आपने? यार, बहुत बड़ा मामला हो गया है। उस दिन मैंने मजाक में उनकी यूएसबी उठा ली थी। मुझे नहीं पता था कि उसमें उनकी कुछ जरूरी फाइलें हैं।
किसकी बात कर रही हो? विदित ने पूछा। प्रतीक की। और अब वो मुझसे वो यूएसबी मांग रहे हैं। मुझे लगता है कि मैंने उसे स्विमिंग पूल में फेंक दिया था। विदित को खांसी आ गई। उसने अविश्वास से उस नादान लड़की का चेहरा देखा जिससे किसी भी बेवकूफ़ी की उम्मीद की जा सकती थी। तो फिर तैयार हो जाओ अपनी सजा के लिए। मैंने उन्हें 2 दिन पहले ही वो यूएसबी ढूंढते हुए देखा था। वो उनके लिए बहुत अहम थी। ताया जी से भी वो उसी बारे में पूछ रहे थे। उनकी बहुत सी प्रेजेंटेशन और कई प्रोजेक्ट उसी यूएसबी में थे। तुम उनको ये मत बताना कि तुमने वो स्विमिंग पूल में फेंक दी है, वरना वो तुम्हें समुद्र में फेंक आएंगे। यह कहकर विदित दोबारा खाने में मशगूल हो गया। यहाँ मेरी जिंदगी एक बहुत बड़े मसले में फंसी है और तुम्हें मेरा जरा भी एहसास नहीं। श्रेया गुस्से से उसकी पीठ घूरने लगी। उसने अपने दिमाग पर जोर डाला। क्या उसने वाकई यूएसबी पूल में फेंकी थी? उसे ठीक से याद नहीं आ रहा था क्योंकि उस दिन वो बहुत ज़्यादा जोश में थी और उसे लग रहा था कि उसने अपना बदला ले लिया है। थोड़ी ही देर में प्रतीक भी रसोई में आ गया। कहाँ है यूएसबी? उसने हुक्म भरे लहजे में कहा। वो असल में चलो मेरे साथ, उसने दांत भींचते हुए कहा। ना चाहते हुए भी श्रेया छोटे छोटे कदम उठाकर उसके पीछे चल दी। वो दोनों उस वक्त छत की ओर बढ़ रहे थे। कहीं उसका मुझे छत से धक्का देने का इरादा तो नहीं? श्रेया ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए सोचा। विदित जो थोड़ी ही दूरी पर खड़ा था उन्हें देखकर नकल उतारने लगा। उसका बस नहीं चल रहा था, वरना वह उसे जान से मार दे। अभी कल तो उसे ट्रेनिंग के लिए भी योजना बनानी थी, उसके लिए पैकिंग भी करनी थी और सामान इकट्ठा करना था, लेकिन रात के 2 बज चुके थे। उसे अपने कमरे में जाने का मौका ही नहीं मिल रहा था। आज सारी रात तुम यहीं पर खड़ी रहोगी, प्रतीक ने सख्त लहजे में कहा। वहाँ की सर्दी हड्डियों में उतर रही थी। श्रेया को लग रहा था जैसे सर्द हवा उसके शरीर को चीर रही हो। मगर मैंने तो कोई स्वेटर भी नहीं पहना हुआ है, उसने धीमे स्वर में कहा। यही तुम्हारी सजा है। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि इतनी कड़ाके की ठंड में बिना स्वेटर मत घूमो। आज तुम्हें अच्छे से अंदाजा होगा। यह कहकर वह छत का दरवाजा बंद करके चला गया। श्रेया हैरत से उस दरवाजे को घूरती रह गई। उसने बेचैनी से अपने बाजुओं को मलना शुरू किया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। कितना खतरनाक इंसान है यह, उसने मन ही मन सोचा। उसका मोबाइल नीचे ही रह गया था। उसका मन हुआ कि छत से ऊंची आवाज में मदद के लिए पुकारे, अपने मम्मी पापा को इस जालिम इंसान की हरकतें बताए। मगर डर था कि अगर प्रतीक ने उसकी करतूतों के बारे में मम्मी पापा को बता दिया तो फिर क्या होगा। प्रतीक उसके पापा के दोस्त का बेटा था। प्रतीक के माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। प्रतीक की माँ तो उसके बचपन में ही खत्म हो गई थी और कुछ सालों बाद ही उसके पिता भी एक सड़क हादसे में मारे गए। पर मरने से पहले उन्होंने प्रतीक की जिम्मेदारी उसके पापा को दे दी थी। उस वक्त प्रतीक की उम्र लगभग 10 साल के आसपास थी। तब से वह इसी घर में रहता है। उसके पापा प्रतीक की बहुत इज्जत करते हैं। जब से प्रतीक ने होश संभाला है उसने इस घर का बहुत ख्याल रखा है। इसीलिए चाचा जी भी उससे बहुत खुश रहते हैं। सभी लोग प्रतीक की बातों को काफी महत्व देते हैं क्योंकि वह कभी भी बेकार की बातें नहीं करता। प्रतीक ने अपना बिजनेस शुरू किया था और वह उस बिजनेस में काफी ज्यादा सक्सेसफुल था और उसके पापा ने उसकी शादी प्रतीक के साथ तय कर दी थी ताकि रिश्ते मजबूत रहें और उनके दोस्त का बेटा उनके परिवार से जुड़ा रहे। 3 घंटे गुजर चुके थे। उसे छत पे उसकी टांगें सुन्न हो गईं और वह जमीन पर गिर पड़ी। आंखों से पानी बहने लगा। तभी दरवाजा खुला और वह मजबूत कदमों से चलता हुआ दोबारा वहां आया। घुटनों के बल उसके करीब बैठा। उसका चेहरा हल्के से पकड़कर ऊपर उठाया। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मुझे वो यूएसबी मिल गई है, उसने कहा और उसकी आंखों पर हल्की सी फूंक मारी तो श्रेया ने आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फैल गई। कल सुबह तैयार रहना, मैं तुम्हें खुद यूनिवर्सिटी छोड़ने जाऊंगा। नहीं, कल मैं नहीं जाऊंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कल तुम्हारा बहुत जरूरी टेस्ट है। तुम्हारे केमिस्ट्री के सर की मुझे कॉल आई थी।
उन्होंने कहा है कि तुम इस बार कोई भी टेस्ट मिस नहीं कर सकती। वो उसे कैसे बताती कि कल उसका ट्रैकिंग पर जाने का इरादा है। वह दांत भींच कर रह गई। ठीक है, फिर कल वापसी पर मैं काव्या के घर जाऊंगी, रात वहीं रुकूंगी। और यह किस खुशी में, मुझे कई कॉन्सेप्ट समझने हैं। आपको पता है कि काव्या मेरी ही क्लास में पढ़ती है, वो मुझे सब समझा देगी। मैंने मम्मी से इस बारे में बात कर ली है, उसने झूठ बोला। इस बारे में कल देखा जाएगा। फिलहाल अपने कमरे में जाकर आराम करो। उसने उसके कांपते हुए शरीर पर एक नज़र डालते हुए कहा। प्रतीक के कहने की देर थी, वह वहां से तुरंत चली गई। वह गहरी सांस लेकर सोच में पड़ गया। पता नहीं इस लड़की का क्या होगा। वह जानता था कि श्रेया अपने आप को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वह जरूरत से ज्यादा झूठ बोलती है, जिससे अब प्रतीक का उस पर भरोसा खत्म हो चुका था। एक दिन उसने श्रेया को विदित से कहते हुए सुना था, जब तक किसी के पास आपके खिलाफ सबूत ना हो तब तक अपनी गलती माननी ही नहीं चाहिए। बिना सबूत के कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसकी सोच पर प्रतीक हैरान रह गया था। पूरी रात वह ठीक से सो नहीं पाई। उसके दिमाग में बस ट्रैकिंग का ही ख्याल घूम रहा था। अगर प्रतीक उसके दिमाग तक पहुंच जाता तो खुद हैरान रह जाता, क्योंकि यह मासूम सूरत वाली लड़की इतनी चालाक थी कि अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। इंतजार और सब्र करना तो श्रेया ने सीखा ही नहीं था। उसे जिस चीज की चाह होती, उसकी ख्वाहिश होती कि वह चीज उसी वक्त मिलनी चाहिए और हर हाल में, चाहे कुछ भी हो जाए। सुबह जब वह सोकर उठी तो उसके होठों पर मुस्कान फैली हुई थी। तुमने तो कहा था कि आज यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी और तुम्हारी वजह से मैंने भी छुट्टी कर ली। मेरी दोस्त भी नहीं जा रही है तो ठीक है, तुम लोग मजे करो, क्योंकि मुझे तो मेरे होने वाले पति ने हुक्म दिया है कि हर हाल में यूनिवर्सिटी जाना है। मेरा केमिस्ट्री का जरूरी टेस्ट है। वह इस बार चालाकी तो कर रही थी, मगर साथ ही बहुत बड़ी बेवकूफ़ी भी। वह नज़रअंदाज कर रही थी कि जो प्रोफेसर प्रतीक को कॉल करके यह बता सकता है कि उसका टेस्ट बहुत ज़रूरी है और उसे कॉलेज हर हाल में आना चाहिए, वही रिजल्ट के बाद भी पूरी स्थिति ज़रूर बताएगा। तुम किसी भी तरह का कारनामा करने के बारे में सोचना भी मत, वरना इस बार बुरी तरह फंस जाओगी। इस बार मैं तुम्हारा साथ भी नहीं दूंगी। जी बिल्कुल, इस बार तो मुझे विदित से मेरे 12,000 भी लेकर दोगी, क्योंकि तुमने मेरी मदद नहीं की तो बदले में मैं तुम्हें अपने कॉन्सर्ट के टिकट भी नहीं दूंगी और फिर उसके बदले में विदित को भी पैसे लौटाने होंगे। मैं उससे कैसे मांग सकती हूँ? तुम जानती हो, जो चीज़ उसके पास चली जाए वो कभी वापस नहीं आती। मुझे कुछ नहीं पता। यह कहकर वह अपना बैग उठाकर तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। तुम इतनी खुश क्यों हो? कहीं तुम्हारे दिमाग में कोई शैतानी ख्याल तो नहीं? क्या मतलब है आपका? क्या मुझे खुश होने का कोई हक नहीं? नहीं नहीं, हक है, बस तुम्हारी ये मुस्कान मुझे हजम नहीं होती। यह कहकर प्रतीक अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गया और श्रेया उसके पीछे पीछे तेज कदमों से चली। फ्रंट सीट पर बैठते ही उसने मोबाइल निकाला और अपनी दोस्त को मैसेज किया, कॉलेज के पीछे गेट पर आ जाना, मैं वहीं से निकलूंगी। उस गेट के बारे में कॉलेज की सिर्फ कुछ ही लड़कियों को पता था और वह उन्हीं में से एक थी। अपनी आरजू पूरी तो उसे हर हाल में करनी थी और उसके लिए अगर छोटा सा रिस्क लेना पड़े तो कोई भी मसला नहीं था। आज सुबह उसने अपने अंदाज में अपनी माँ मुन्नी जी से भी इजाज़त ले ली थी और उसका अंदाज कुछ अलग ही था। उसने कहा, माँ अगर मैं आज ट्रैकिंग पर जाऊं तो आप क्या करेंगी? तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। यह सुनकर वह मुस्कुरा दी। ठीक है माँ, फिर आपसे मुलाकात होती है, और वहां से निकल गई। उसके मुताबिक तो उसने अपनी माँ को इन्फॉर्म भी कर दिया था। हालांकि मुन्नी जी के सपने में भी नहीं था कि उनकी बेटी ऐसा कुछ करेगी। तुमने टेस्ट की तैयारी कर ली है ना? इस बार मुझे शर्मिंदा मत करना। मैंने तुम्हें पिछले ही दिनों सारे फार्मूले याद करवाए थे। जी मुझे सब याद है, आप बेफिक्र रहें, इस बार तो मैं पूरे नंबर लाऊंगी। उसने आंखें झपकाते हुए कहा और तेजी से कॉलेज के अंदर दाखिल हो गई। प्रतीक अपने ऑफिस चला गया। कॉलेज के पिछले गेट से वह बाहर निकली तो वहां उसकी दोस्तों का ग्रुप खड़ा था।
यार मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। हम भी बस जल्दी चलो, पहले ही लेट हो गए हैं। लोग तो सुबह 6 बजे निकलते हैं ताकि समय पर पहुँच जाएं और हमें तो निकलते निकलते 8 बज गए हैं। कोई बात नहीं, सर्दियाँ हैं, गर्मियाँ होती तो ज्यादा परेशानी होती। उसने उन्हें तसल्ली दी। अब सब लोग गाड़ी में बैठकर ऊंची आवाज में गाने बजा रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। यार तुम्हारे उस खड़ूस प्रतीक का क्या हाल है? क्या अभी भी तुम पर सख्ती करता है या फिर? अरे उसको छोड़ो, फिलहाल उसका जिक्र करके मेरा मूड खराब मत करो। श्रेया ने मुंह बनाते हुए कहा। कुछ तो शर्म कर लो, वो तुम्हारा होने वाला पति है। दूसरी सहेली ने उसे टोका। अभी हम दोनों की सिर्फ सगाई हुई है, अब तक हमारी शादी नहीं हुई और जब तक हमारी शादी नहीं होगी तब तक वो मेरा पति नहीं बनेगा। तुमने उसे बताया है? पागल हो गई हो क्या? मैं उसे कैसे बता सकती हूँ? वो तो मुझे हवेली से बाहर निकलने की इजाजत ही नहीं देता। अच्छा ये तो बताओ कि तुम्हारी उससे सगाई कैसे हुई थी? जब भी हम पूछते हैं तुम बात टाल देती हो। श्रेया ने होठों पर नकली मुस्कान सजाते हुए कहा। बस यार, घर के बड़ों की वजह से मजबूर हो गई थी। तुम्हें पता है माँ उसे कितना पसंद करती हैं, हर वक्त उसका ही नाम लेती रहती हैं। कभी कभी तो मुझे उससे जलन होने लगती है। हर किसी को उसकी मिसाल दी जाती है। तो तुम्हें किसने सलाह दी कि उल्टे काम किया करो? हम उल्टे काम नहीं करते बल्कि हो जाते हैं। इससे पहले कि वह कुछ और कहती, गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा गई। सब लड़कियों के मुंह हैरत से खुले रह गए। उनके ख्याल में भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। यार गाड़ी जल्दी भगाओ वरना वो आदमी पीछे पड़ जाएगा। फ्रंट सीट पर बैठी सोनल से आयशा ने कहा, जो बेचैनी से सड़क की तरफ देख रही थी। वो तो बीच सड़क पर खड़ा है, मैं कैसे निकल सकती हूँ? वो लोग बहस ही कर रहे थे कि गाड़ी से वह आदमी उतरा और तेज कदमों से उनकी ओर बढ़ा। उसका चेहरा देखते ही श्रेया के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कोई और नहीं बल्कि प्रतीक था। उसने भी उस गाड़ी को पहचान लिया था। गुस्से से उसकी मुट्ठियां भीज गईं। फ्रंट सीट पर बैठी लड़की को कुछ कहे बिना पिछली सीट का दरवाजा खोलकर उसने श्रेया का बाजू पकड़ा और उसे घसीटते हुए अपनी गाड़ी में ले गया। लो जी, इसकी तो सामत आ गई। एक सहेली ने कहा, बेचारी की किस्मत ही खराब है। क्या कुछ नहीं सोचा था हमने कि कितना मजा करेंगे और देखो फिर से अपने होने वाले पति के हाथ लग गई। इसके साथ हमेशा ही बदकिस्मती होती है। अब श्रेया प्रतीक के सामने खड़ी थी। मेरे पास शब्द नहीं है, प्रतीक ने गुस्सा पीते हुए कहा, वरना उसका बस चलता तो हर चीज तहस नहस कर देता। आज के बाद तुम कॉलेज नहीं जाओगी बल्कि घर पर बैठकर पढ़ाई करोगी, यही इसका हल है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्या अभी भी तुम ये सवाल पूछ रही हो? वह इतना जोर से चिल्लाया कि श्रेया ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। गाड़ी में बैठो, तुम्हें हवेली ले चलता हूँ और तुम्हारी माँ को तुम्हारे करतूत बताता हूँ। प्लीज ऐसा मत कीजिए। वह जल्दी से उसके सामने खड़ी हो गई और अपने हाथ जोड़ दिए। मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस सख्त इंसान को कैसे मनाए। हालांकि इस बार उसकी गलती बिल्कुल भी माफी के लायक नहीं थी। आज के बाद तुम कॉलेज नहीं जाओगी और अपने कमरे में बंद रहोगी जब तक मैं इजाजत ना दूं। बाहर नहीं निकलोगी और जिस दिन तुमने मेरी बात इग्नोर की उसी दिन मैं हवेली के सब लोगों को इकट्ठा करके तुम्हारे बारे में सब सच बता दूंगा कि तुम कॉलेज के बहाने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने निकल जाती हो। ये जिंदगी में पहली बार हुआ है और पहली बार में ही पकड़ी गई हूँ। श्रेया ने सफाई देते हुए कहा। आखिरी बात उसने धीमी आवाज में कही। प्रतीक उसे दोबारा हवेली वापस ले आया था। जब वह कमरे के अंदर दाखिल हुई तो उसने ऊंची ऊंची आवाज में रोना शुरू कर दिया। पूनम उसे देखकर बुरी तरह घबरा गई। अरे क्या हो गया? तुम तो कॉलेज गई थी और तुम्हारा टेस्ट भी था। किस्मत ही खराब है मेरी, सितारे ही उल्टे चल रहे हैं। जो भी करती हूँ उल्टा हो जाता है। और फिर उसने अपने ऊपर बीती पूरी कहानी सुना दी। पूनम उसकी बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगी, इतनी कि उसकी आंखों से पानी आ गया। यहाँ मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है और तुम हंस रही हो। अरे तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। यह कहकर वह फिर से हंसने लगी। उसके पेट में दर्द होने लगा लेकिन हंसी रुक ही नहीं रही थी। मतलब अब तुम हवेली में ही रहोगी और बाहर निकलना भी बंद? बिल्कुल ठीक हुआ है। जितनी तुम शरारतें करती हो तुम्हारे साथ ऐसा ही होना
होना चाहिए था। रात का समय था, सब कजिन आपस में महफिल जमाए बैठे थे, जबकि उसका चेहरा उतरा हुआ था। अचानक विदित उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, तुम तो अपने साहब से इतनी डरती हो कि उनके सामने आवाज तक नहीं निकलती। मैं किसी से नहीं डरती, वह पूरे आत्मविश्वास से बोली। उसी समय प्रतीक आया और सबको डांट कर वहां से निकाल दिया, क्योंकि वे लॉज में बैठकर शोर कर रहे थे और वह अंदर अपने ऑफिस का काम कर रहा था। लो जी, तुम्हारी तो कोई इज्जत ही नहीं है, कैसे निकाल दिया तुम्हें? तुम तो उसे कुछ कह भी नहीं सकती। विदित ने फिर से उकसाने की कोशिश की। बाकी कजिन भी उसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। वह गुस्से से उठी और सीधे प्रतीक के कमरे में चली गई। यह भूल चुकी थी कि दिन में जो कारनामा उसने किया था वह अब तक हवेली में सबकी चर्चा का विषय था। आपने हमें कमरे से बाहर क्यों निकाला? उसने रौब झाड़ने की कोशिश की। प्रतीक ने एक नजर उसके चेहरे की तरफ देखा। जो भी तुम्हें हिम्मत दे रहा है उसे जाकर कहो कि तुम्हें भड़काना बंद करे। मुझे कोई हिम्मत नहीं दे रहा, मैं खुद आपसे सवाल कर रही हूँ। इस बार वह उसकी तरफ पलटा। आज तो तुमने मुझसे इस लहजे में बात कर ली है, लेकिन दोबारा कभी ऐसे बात की तो जुबान खींच लूंगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। ना जाने क्यों आज वह बहुत ज्यादा भावुक हो गई थी। अगर आप मुझसे इतनी नफरत करते हैं, अगर मैं आपको इतनी बुरी लगती हूँ, तो आपने मुझसे सगाई क्यों की? क्योंकि मेरा दिमाग खराब हो गया था, घर वालों की बातों में आ गया था, वरना मुझे तुम्हारी पर्सनालिटी में कोई दिलचस्पी नहीं। वह सदमे से उसका चेहरा देखने लगी। क्या आपको मुझ में वाकई कोई दिलचस्पी नहीं है? आज वह बेहद उदास थी। शाम को पूनम ने उसे अपने मंगेतर के दिए तोहफे दिखाए थे और वह सोच रही थी कि शादी के बाद से प्रतीक ने उसे कभी कुछ नहीं दिया, ना ही कहीं घुमाने ले गया। वह बस बातें सुनाता रहता या अपने ऑफिस के काम में लगा रहता था। टूटे दिल के साथ वह कमरे से बाहर निकली और उस दिन के बाद से वह चुप चुप रहने लगी, किसी से बात नहीं करती। शरारतें भी खत्म हो गईं। यह बात प्रतीक ने नोट की। एक दिन उसने श्रेया से पूछा तो वह गंभीर स्वर में बोली, आपको इस सब से क्या फर्क पड़ता है? कौन सा आपको फर्क पड़ता है? वह उसे एटीट्यूड दिखा रही थी। प्रतीक बस उसके चेहरे को घूर कर रह गया। तुम्हें यह सब किसने बताया? उसने पैनी नजर से पूछा। मुझे दिखाई देता है, मैं अंधी नहीं हूँ। वाह, मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था, प्रतीक ने हल्के व्यंग से कहा। इस बात को भी उसने दिल पर ले लिया। इन दिनों वह कुछ ज्यादा ही उदास और चुप चुप रहने लगी थी। कुछ इसमें उसकी दोस्त सोनी की मेहरबानी भी थी, जो बार बार उसके सामने कपल गोल्स की बातें करती रहती थी। वह देख रही थी कि इन दिनों सोनी ज्यादा ही प्रतीक के साथ उठती बैठती है, घर भी आ जाती है। उसने अपनी माँ को भी बात करते हुए सुना था कि प्रतीक को समझदार लड़कियां पसंद हैं और तुम अपनी हरकतों से किसी दिन उसके दिल से उतर जाओगी। एक दिन जब वह अपने कमरे में जा रही थी तो उसे सोनी की आवाज सुनाई दी। उसने पलट कर देखा, उसका गला सूख गया और माथे पर बल पड़ गए। बस नहीं चल रहा था कि उसके बाल खींचकर उसे गंजा कर दे। आज मैं प्रतीक के साथ घूमने गई थी, उसने आंखें झपकाते हुए कहा। तुम मुझे किस खुशी में बता रही हो? मुझे हैरत होती है कि वह तुम्हें अपने साथ क्यों नहीं ले जाता। मैंने तो सुना था कि उसने तुमसे अपनी मर्जी से सगाई की है, मगर लगता है उसे तुम्हारी शख्सियत में कोई दिलचस्पी नहीं है। श्रेया ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली। उसकी आंखों में आंसू ठहर गए थे और होंठ हल्के हल्के कांपने लगे थे। जब वह पलटी तो उसने देखा कि प्रतीक वहीं खड़ा था और गुस्से से सोनी को घूर रहा था, मगर श्रेया उसके पास से निकलती हुई अपने कमरे में चली गई। अगले दिन श्रेया ने एक नया ड्रामा रच दिया। हवेली वालों के सामने जाकर उसने ऐलान कर दिया कि वह प्रतीक से शादी नहीं करेगी। मुन्नी जी गुस्से से अपनी बेटी के कमरे में गईं और उसका बाजू पकड़कर झटका। अब तुमने कौन सा नया तमाशा लगा दिया है? तुम एक जगह चैन से रह क्यों नहीं सकती?
तुम्हें अंदाजा भी है कि दादाजी तुम्हारी वजह से कितने परेशान हैं और मैं कितनी परेशान हूँ। आपको एहसास है कि वह शख्स मुझसे मोहब्बत नहीं करता, मुझसे नफरत करता है, हर वक्त डांटता है। आपको लगता है कि ऐसे इंसान के साथ जिंदगी गुजर सकती है। मजाक अपनी जगह, लेकिन मेरा उससे कोई गुजारा नहीं। तुम्हारी उससे सगाई हो चुकी है। पहले मैं सोच रही थी कि 2 महीने बाद तुम्हारी शादी करूंगी, मगर अब 2 हफ्ते बाद होगी। माँ, अगर आपने ऐसा किया तो मैं घर से भाग जाऊंगी। मुन्नी जी का हाथ उठा और उसके चेहरे पर निशान छोड़ गया। दोबारा अगर ऐसी बात मुंह से निकाली तो जुबान खींच लूंगी। यह घटिया ख्याल तुम्हारे दिमाग में कैसे आया? वह उसका मुंह दबोचते हुए बोली और फिर उसे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। वह उनकी लाडली और एकलौती बेटी थी जिससे वे बेहद लगाव रखती थी, मगर समझ नहीं पा रही थी कि उसे अचानक क्या हो गया है। क्या प्रतीक ने तुम्हें कुछ कहा? वह कुछ कहता नहीं है, इसी का तो मसला है। उसने मन ही मन सोचा। नहीं, उसने कुछ नहीं कहा। माँ, मुझे सबके सामने जलील मत करना, वह हाथ जोड़कर बोली तो मुन्नी जी उसके चेहरे को देखकर रह गईं। माफ कीजिए माँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं आपकी खुशी के लिए अपनी जिंदगी की कुर्बानी नहीं दूंगी। उसे पता था कि घर वाले उसकी बात नहीं मानेंगे। उसके पास आखिरी रास्ता यही था कि वह रात की खामोशी में इस घर से भाग निकले। जब उसने अपने इरादे के बारे में पूनम को बताया तो उसने कुछ भी नहीं कहा। जिस रात वह वहां से निकलने की कोशिश कर रही थी, प्रतीक वहां आ पहुंचा और उसके बाजू पकड़कर एक झटके से घर के अंदर खींच लाया। वह उसके सीने से आ लगी। क्या तुम्हारा तय है कि कोई भी काम चैन से नहीं होने दोगी? छोड़ दीजिए मुझे आपसे शादी नहीं करनी। मुझे आपसे नफरत है। और क्या मैं इस नफरत की वजह जान सकता हूँ? आपको मेरी पर्सनालिटी में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप सिर्फ मुझ पर हुक्म चलाने के लिए यह सब कर रहे हैं। प्रतीक ने गहरी सांस ली और उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर बोला, अपने छोटे से दिमाग पर इतना जोर मत डाला करो। आप मेरे होने वाले पति हैं, मगर आप अपनी दोस्त सोनी के साथ घूमते रहते हैं, उसके साथ वक्त गुजारते हैं, उसके लिए तोहफे लाते हैं। मुझे तो कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मेरी सगाई हो चुकी है। मेरी सहेलियां हैं, उनके मंगेतर हैं। प्रतीक का मुंह खुला का खुला रह गया। हर दूसरे दिन मुझसे 500 रुपए कौन मांगने आता है? मेरी इजाजत के बिना मेरा बटुआ कौन गायब कर देता है? मेरी गाड़ी की चाबी मेरे कमरे से कौन ले जाता था? मेरी बाइक पर प्रैक्टिस कौन करता था? वह एक एक सवाल गिनाता जा रहा था। ये सब तो मैं जबरदस्ती करती थी और तुम्हें लगता है कि अगर मैं इजाजत ना देता तो तुम कर सकती थी। श्रेया, मैं तुमसे बेहिसाब मोहब्बत करता हूँ, इतनी कि बयां नहीं कर सकता। तुम्हारे बिना जिंदगी बिताना मेरे लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं। मैं चाहता हूँ कि अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारूं, हर लम्हा तुम्हारे साथ बांटूं। जहाँ तक सोनी का सवाल है, वो मेरी सिर्फ दोस्त है। दोस्त के साथ थोड़ा बहुत घूम सकते हैं। वो अकेली रहती है तो काम पड़ता है, हेल्प मांग लेती है, और मैं उसे कभी बेमतलब शॉपिंग के लिए नहीं ले गया। उस दिन भी वो ऑफिस के काम से गाड़ी में बैठ गई थी। मैं पूनम को यूनिवर्सिटी छोड़ने जा रहा था। उसने कहा कि वह पूनम के साथ जाएगी और घर आ गई। उसका ऑफिस वही रास्ते में पड़ता है, यही पड़ोस में रहती है तो हेल्प ले लेती है। और उसने तुम्हें चिढ़ाने के लिए तुमसे झूठ कह दिया था, मजाक में। उसे पता था तुम चिढ़ जाओगी। उसका तो खुद रिश्ता तय है। वो अगले महीने इस शहर से चली भी जाएगी। प्रतीक ने बेहद नरम लहजे में सफाई दी तो श्रेया बेवकूफों की तरह उसका चेहरा देखने लगी। तो आप मुझ पर इतना गुस्सा क्यों करते हैं? क्योंकि तुम नासमझी वाली हरकतें बहुत करती हो और मुझे डर लगता है कि तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। तुम मेरे आसपास रहो, इसीलिए तुम्हें अपने काम बताता रहता हूँ। अच्छा सॉरी, अब कोशिश करूंगा कि ज्यादा सख्ती ना करूं और तुम भी अपनी हरकतें सुधारो। क्या आप सच में मुझसे मोहब्बत करते हैं? अगर नहीं करता तो तुम्हारी सारी नादानियों को यूं ही नजरअंदाज क्यों करता? उसके होंठों पर एक शर्मीली मुस्कान तैर गई, गाल भी गुलाबी हो गए। चलो, अब तो मुझे अंदाजा हो गया है कि तुम भी मुझे पसंद करती हो। ऐसी कोई बात नहीं है। वह चीखी, मुकरने का कोई फायदा नहीं। तुम्हारा प्यार तो अब खुलकर सामने आ गया है। वाह, तो तुम इस वजह से जलती थी कि वो मुझसे
मुझसे बात करती थी। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि तुम मुझ पर इतना मरती हो। ऐसी कोई बात नहीं है। वह दोबारा जोर से इनकार करने लगी। प्रतीक जानबूझकर उसे चिढ़ा रहा था। उसका दिल अब साफ हो चुका था और वह काफी हद तक सुकून में थी। गलतफहमियां मिट चुकी थी और उसकी शरारतें फिर से शुरू होने वाली थीं। दोस्तों, प्यार अगर सच्चा हो तो लाख गलतियां माफ कर देता है। इंसान महत्वपूर्ण हो तो समाज से बिठा ही लिया जाता है। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरे वीडियो को हाइप दे। ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। ऐसी और भी रोमांचक कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।